हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होइएगा और अपने परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे होइएगा। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं। जिस फर्स्ट चैप्टर में पिछला दिन हम लोग चेंजेस यानी कि परिवर्तन के बारे में देखे थे। आज मैं और वहां से परिवर्तन के साथ साथ हम लोग केमिकल रिएक्शन देखे थे, रासायनिक अभिक्रिया को देखे थे। आज मैं रासायनिक अभिक्रिया के अगले पार्ट की ओर बढ़ रहा हूं। वीडियो थोड़ा लेंदी नहीं हो, कम समय में ज्यादा बातें बता पाऊं, इसके लिए आज मैंने पूरा अपना होमवर्क करके रखा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपना होमवर्क करके रखे होइएगा। जरा ध्यान से हम देखते हैं। इस वीडियो में आपको बोर्ड पर दिख रहे सभी तथ्यों को ध्यान से देखना है और मेरे मार्कर के साथ आपको अपने नजर को चलाना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? अभिकारक। ध्यान से सुनिएगा। कहीं पर कुछ हो रहा होता है, मान के चलिए कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है। अब उस फंक्शन में जब हम गए तो उस फंक्शन में उस लोगों के सुख में हम भागीदार बने। जैसे मान के चलिए कहीं शादी हो रहा है, अब उस शादी में जब हम गए तो वहां पर भागीदार बने, और जब भागीदार हम बने वहां पर उस फंक्शन में हम गए तो हम उस फंक्शन के लिए अभिकारक हो गए। क्या हो गए बुआ? अभिकारक हो गए। अब ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक अभिक्रिया एक फंक्शन है। अब इसमें जो पदार्थ भाग लेगा उसको अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे बुआ? अभिकारक कहेंगे। अब सोचिए, हम उस भोज में जाएंगे, किसी शादी में जाएंगे, मान चाहिए हम बाराती के, बड़ा शौक होता है बाराती जाने का, और आप लोग तो पता है जो सजने संवरने का लोग को बाराती में शौक रहता है। मान के चलिए पूरा जिट फुट टाई बेल्ट लगा के हम लोग पहुंचे। अब वहां जाएंगे तो कुछ न कुछ तो होगा ना जी, कुछ मिलेगा खाने के लिए। मान के चलिए आपको जो है सो जो चाह रहे थे वो सब मिला, तो कुछ रिजल्ट लेकर के आए, कुछ यादें वहां से लेकर के आए। ठीक उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिक्रिया हो जाता है तो उसके बाद जो हमको मिलता है उसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त पदार्थ उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है बुआ? कमेंट में बताइएगा। उत्पाद या प्रतिफल कहलाता है। अब जैसे हम चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान के चलिए मैग्नीशियम रिबन का नाम आप लोग सुने होइएगा। केमिस्ट्री में मैग्नीशियम रिबन कहे तो तुम लोग का ध्यान वहीं चल गया होगा। वो सब ना है जो कर रहे हैं सो समझो। रिबन का मतलब यहाँ केमिस्ट्री में वो गोल गोल लंबा छल्ला के जैसे होता है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन से तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। कुल मिला के बात यहाँ पर मैग्नीशियम को जलाने की हो रही है। तो एक क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ के साफ क्यों किया जाता है? तो जानिए, मैग्नीशियम को जब जलाने के लिए जाइएगा जैसे, तो उस पर में वो वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जमा लेता है। मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है। यह वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। वह मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता नहीं है, इसलिए जलता नहीं है। हम लोग रगड़ रगड़ के उसको साफ कर देते हैं, फलस्वरूप हमको केवल मैग्नीशियम बचता है जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। देखिए यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यह जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये भाग लिया अभिक्रिया में, उसके बाद मिला हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वह हमारा हो गया उत्पाद, रिजल्ट में मिला। यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है यह हमारा क्या हो गया? अभिकारक। क्या हो गया बुआ? अभिकारक हो गया।
उस दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इसमें भी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल भाग ले रहा है, यह कहलाया अभिकारक, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस कहलाया हमारा उत्पाद। अब अगला टॉपिक देखिए क्या लिखे हुए हैं हम, रासायनिक समीकरण। ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक और प्रतिफल को उसके संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक और प्रतिफल को जब संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआ? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। When in any chemical reaction the reactant and the resultant, जो reactant है और जो result में हमको मिल रहा है, are written as in the form of symbol, वह संकेत में लिखा जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब देखिए उसके लिखने का तरीका क्या है। इसमें अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन को तीर चिन्ह, देखिए यह तीर चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर चिन्ह बता रहा है कि यह अभिकारक था जो उत्पाद में बदल रहा है। तीर चिन्ह के बाईं ओर बिना खाना खाने वाला हाथ, जिससे खाना नहीं खाते हैं, बाईं ओर अभिकारक को लिखा जाता है तथा दाईं ओर RHS में उत्पाद को लिखा जाता है। दाईं ओर किसको लिखा जाता है बुआ? उत्पाद को लिखा जाता है। अब देखिए ऊपर वाले रिएक्शन को, अभिक्रिया को हम नीचे संकेत में दिखाए हैं। मैग्नीशियम का संकेत Mg, ऑक्सीजन का संकेत O2, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी बहुत आदमी सोच सकते हैं सर थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, क्योंकि यह संतुलित नहीं है। उस पर अभी तुरंत आगे बढ़ेंगे तो संतुलन की क्रिया भी हम लोग देखेंगे। एक दूसरा हम लोग लिए हैं Fe, आयरन, उसको जल से अभिक्रिया करवाए, H2O बन गया है फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब एक बात और, यह जो तरीका है इसको कहा जाता है रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को और ज्यादा सूचनापूर्ण बनाने के लिए, अच्छा बताइए सर इसमें कैसे पता चलेगा कि ऑक्सीजन गैस है और मैग्नीशियम ठोस है? तो पता चल नहीं रहा है। तो इस रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारक तथा उत्पाद, जो अभिकारक है तथा उत्पाद है के रासायनिक सूत्र के साथ, या जो रासायनिक सूत्र है इसके साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। भौतिक अवस्था किस चीज का? तो ठोस, ठोस के लिए हम S लिख देते हैं, द्रव के लिए L लिख देते हैं, ठोस हुआ सॉलिड, S कोष्ठ में लिख देते हैं, द्रव के लिए L, लिक्विड लिख देते हैं। जलीय विलयन, जब किसी का जलीय विलयन लेते हैं तो हम उसके लिए एक्वस लिख देते हैं, यानी कि कोई विलयन पहले से है, जैसे कि H2SO4 पहले से होता है। अब इसमें जल डालेंगे कि जलीय विलयन हुआ, उसके लिए हम एक्वस लिखेंगे। और जब गैस निकल रहा होता है तो उसके लिए हम G लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो इसके लिए G लगा देंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में प्राप्त होता है तो इसके लिए S लगा देंगे। इस तरह से हमारा यह समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण, अधिक सूचनापूर्ण बन जाता है। अब इस रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करना पड़ता है। संतुलित क्यों करना पड़ता है इस पर भी बात करेंगे, और संतुलित करना जरूरी क्यों है इस पर भी बात करेंगे, और कैसे किया जाएगा इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं यह चाहूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे जो लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू किया जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा और हम अपना वीडियो के लिए बोर्ड को रब कर चुके हैं,
अब मैं आपको रासायनिक समीकरण को संतुलन करना क्यों आवश्यक है, संतुलन का महत्व क्या है और संतुलन करते कैसे हैं, उसको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो आइए हम लोग अब रासायनिक समीकरण के संतुलन का महत्व जानते हैं। आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित क्या किया जाता है, देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, 9वां में जब आप लोग होइएगा 9th में तो पढ़े होइएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते, निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जितना हम दिए, परिणाम में भी उतना ही हमको मिलेगा। ये तो हो गया वही वाली बात ना जी, ननद भौजाई वाला बात नहीं हो गया। एगो साड़ी हम दिए, एगो साड़ी रिटर्न में हमको मिलना चाहिए। मतलब इधर से गए तो एगो हम लेके गए, उधर से आए तो एगो लेके आए। मतलब साड़ी एगो रहबे करेगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। ननद भौजाई जो बदल जाए। अब समझिए, उसी तरह से यहाँ पर भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान रहेगा ही, बस फर्क क्या है, जो ऊ ननद लेकर के आई हम ऊ भौजाई के दे दिया, ऊ भौजाई लेकर आई हम ऊ ननद के दे दिया। मतलब अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद का द्रव्यमान हो गया और उत्पाद का जो है अभिकारक के बराबर में होना चाहिए। ध्यान से देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है। अर्थात उत्पाद का द्रव्यमान और अभिकारक के कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होंगे। यानी कि जितना उत्पाद होगा उतना ही अभिकारक होगा। तब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान को बराबर रखने के लिए, समान रखने के लिए समीकरण को संतुलित किया जाता है। कैसे? तो संतुलित किया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है? तो उसके अणु की संख्या को बढ़ाकर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, समीकरण में उसके अणु की संख्या को बढ़ाकर इसको क्या कर दिया जाता है? संतुलित कर दिया जाता है। अब ध्यान से देखिए, हम आपको संतुलन का तरीका सिखा रहे हैं। इधर देखिए Fe, यानी कि आयरन जल के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड और यानी कि फेरस आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब देखिएगा Fe इधर अकेला है, इधर Fe 3 है, तो कैसे करेंगे? इधर भी हम 3 Fe लगा देंगे। अब हम 3 Fe तो लगा चुके हैं। अब आगे बढ़िए, H 2 गो था, H 2 गो इधर भी है, O अकेला है लेकिन O यहाँ 4 है, तो हमको तो 4 लगाना पड़ जाएगा। अब 4 लगाए तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, तो फिर यहाँ पर भी 4 लगा देंगे। इस तरह से यह जो मेथड था संतुलन का, इसको कहा जाता है बुआ हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहा जाता है? हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब डायरेक्ट लगाए और उसको ट्राई किए, लगा नहीं लगा तो चेंज कर दिए। हम एक समीकरण को आप लोग को बना के दिखाए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे समीकरण को खुद से करने का प्रयास कीजिए। आप पॉज करना है और समीकरण को ट्राई करना। उम्मीद करता हूं आप पॉज करके ट्राई कर लिए होइएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको सिखाते हैं करना कैसे है। ध्यान से देखिए, CO2H2O, C6H12O6 सॉरी, यह जो अभिक्रिया है यह हमारा प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है।
अब देखिए कार्बन यहाँ कितना है 6, तो यहाँ तो 6 हमको डालना पड़ जाएगा। अब 6 डालने से O कितना हो गया, अच्छा देखिए यहाँ पर H कितना है 12, यहाँ कितना है 6, तो हमको तो यहाँ डालना पड़ेगा 6। अब 6 दूनी 12 हो गया, O देखिए 6 गो हो गया, O 6 गो मिल गया हमको, लेकिन O 6 दूनी 12 यहाँ भी है। अब बोलिए 6 दूनी 12 O यहाँ हम किए। अब ध्यान से देखिए H 2 बढ़ा हुआ है और O अकेला बचा हुआ है। अब क्या करें, कैसे संतुलित करें, तो ध्यान से देखिए यदि यहां हम 12 लगा दें तो 12 दूनी कितना हो जाएगा बुआ 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। और अब हम यहां पर यदि 6 लगाएं तो अब काउंट कीजिए 6 गो कार्बन 6 गो कार्बन, 6 दूनी 12 12 24 गो ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 6 18 6 24 गो ऑक्सीजन, 12 दूनी 24 गो हाइड्रोजन, 12 6 दूनी 12 24 गो हाइड्रोजन। इस तरह से हम इसको काउंट करते हैं। अब देखिए H2Cl2, अब सोचिएगा कि सर H का तो परमाणु संख्या 1 होता है और क्लोरीन का भी 1 होता है, अकेले ही H2 और Cl2 कैसे आ गया है, तो बुआ आपको पता होना चाहिए कि अणु भाग लेता है अभिक्रिया में, परमाणु सीधे सीधे भाग नहीं लेता है, तो इसीलिए 2 गो आएगा, अकेले नहीं लेगा और बन गया 2HCl। अब आगे देखिए यह आपके एक्सरसाइज का भी समीकरण सब है। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम सल्फेट से करवाई जाती है, तो बन जाता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। अब इसमें ध्यान से देखिए Ba इधर भी 1 है, इधर भी Ba 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, गड़बड़ा गया समस्या। एल्युमिनियम इधर 2 है, एल्युमिनियम इधर 1 है, चलिए 2 अपना मन से लगा दिए। अब जब 2 लगाए तो क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर अब 3 लगा देते हैं, और जब 3 लगाए तो यहाँ भी 3 लगा देते हैं। अब देखिए सब बराबर हो गया, बेरियम 3 तो बेरियम 3, क्लोरीन 3 दूनी 6 तो क्लोरीन 3 दूनी 6, एल्युमिनियम 2 तो एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3 तो सल्फेट 3। इस तरह से हमारा यह भी हो गया। अगला Na+H2O यानी कि सोडियम की अभिक्रिया जल से करवा करके हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा Na इधर अकेला, Na इधर अकेला, H इधर 2, H इधर 2 1 3, तो हमको यदि H का बराबर करना होगा तो 2 से गुना करेंगे, और 2 से जब ही गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब बोलिए 2 दूनी 4, 2 और 2 4, O 2 गो तो 2 गो हो ही गया, Na 2 गो हो गया तो Na को 2 यहाँ कर दिए। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते जाना है और बनाते हुए निकल जाना है। देखिए यहाँ Ba1 तो Ba1, Cl 2 गो, यहाँ Cl अकेला चट 2 लगा दिए। अब Na 2 था तो Na 2 हो गया, SO4 1 SO4 1, संतुलित है। तो ये कितना आसान है, फिर से देखते हैं एक बार और। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na अकेला, Na यहां भी अकेला, OH हाइड्रोक्साइड, O1 तो O1, H यहां 1 और H यहां क्लोरीन वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला तो 1 तो 2, H यहां भी 2, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, ये तो संतुलित ही हो गया, कमाल हो गया। देखिए FeSO4 फेरस सल्फेट क्या हो रहा है, फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए S तो इधर अकेला है,